हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे लगता है कि आप लोगों की तैयारी वो रफ्तार पकड़ चुकी है जिस रफ्तार में हम लोग तैयारी की शुरुआत किए थे। और आज हमारा भूगोल की कक्षाओं में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले कक्षाओं में हमने किस प्रकार फिजिकल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर अध्ययन किया, किस प्रकार पर्वतों के निर्माण, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सोलर सिस्टम, ये तमाम तरह के विषय पर हम लोगों ने डिस्कस किए। आज हम अपना क्लास, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में, हमारा आज का क्लास जो होने वाला है वो है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। पृथ्वी के बाहर एक चारों तरफ से एक सतह है, वायुमंडल का लेयर है जो घिरा हुआ है। इस वायुमंडल के लेयर के बारे में आज हम लोगों को अध्ययन करना है, यानी एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। सबसे पहले डिटेल में थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान से देंगे। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर क्या है? ये हमारा अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बना हुआ है, लेयर ऑफ गैसेस। ठीक है, बहुत सारे गैसेस, हवा। ठीक है, एयर क्या? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस जिसमें वाटर वेपर भी होते हैं। और ये जानते हैं इसकी कितनी लंबाई है? ये 9600 किलोमीटर, अबाउट 9600 किलोमीटर तक का एक मोटा परत पृथ्वी के चारों तरफ है। यही परत अन्य ग्रहों पर नहीं है। यही वजह है कि अन्य ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण में एक कारण यह भी है कि ये वायुमंडल से घिरा हुआ है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जीवन पृथ्वी पर संभव है क्योंकि हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ पा रहे हैं। ठीक है, एक लिस्ट आप लोगों को याद रखना है कि एयर में ये कौन कौन से गैसेस होते हैं, क्या होते हैं, आप लोगों को एक बार याद रखना है। नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन 78% है। 2 नंबर पर जो है गैस का नाम है वो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 21% है। कई बार यह क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ऑक्सीजन चूंकि जीवन देता है, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑक्सीजन क्यों ज़्यादा नहीं है धरती पर? और अभी हालिया शोध में यह पता चला ऑक्सीजन कम हुआ है, 20.9% तक पहुंच गया। तो ऑक्सीजन ज़्यादा क्यों नहीं है? ऑक्सीजन हमारे लिए जीवन दाता है, लेकिन ऑक्सीजन एक ज्वलनशील भी है। हम आपको बता दें, ऑक्सीजन वह गैस है जिसके वजह से प्रकृति के वस्तुओं में ज्वलनशीलता यानी आग, फायर पकड़ता है। अब ये ज्वलनशीलता जो है वो आपका ऑक्सीजन की वजह से होता है, इसीलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम। अगर जिस भी फॉरेस्ट में, जंगल में ऑक्सीजन की मात्रा, घने जंगलों में देखिए अचानक कभी कभी आग लग जाती है, कारण यह है कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। और भी कारण है, घर्षण वगैरह, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण ये होता है। एक सेकेंड आप रुकिएगा जरा। सर जी, आवाज आ रहा है। हाँ, चलिए अब हम आते हैं तो ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन ज्वलनशील है। उसके बाद थर्ड गैस की बात करें तो थर्ड गैस में अगर हम बात करेंगे तो थर्ड गैस कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। 3 नंबर पर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, जो 0.03% है। ये गैसेस के नाम आप लोग को याद रखने हैं जो वायुमंडल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्गन गैस, ऑर्गन, ऑर्गन का जो है वो 0.9% के मात्र आसपास है। ये सारे गैसेस हैं। हाइड्रोजन गैस तो ये है ही। तो ये हमारी पृथ्वी पर गैसेस मेनली, ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है, ये कभी कभी क्वेश्चंस में आते हैं। अब हम बात आते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर पर। पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उनको हम 5 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। उन 5 भागों में सबसे पहला अगर हम बात करें, जो पृथ्वी का जो अपर लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल।
क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी का सबसे बाहरी लेयर, सबसे ऊपरी लेयर है, सबसे पहला, सबसे नजदीक पृथ्वी से स्टार्टिंग जो लेयर होता है वो क्षोभ मंडल है, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी से 0 to 13 किलोमीटर एवरेज ऊंचाई है। भूमध्य रेखा यानी जो इक्वेटर वाला पार्ट है, इक्वेटर वाला पार्ट पर इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और वो 14 to 16 किलोमीटर तक होती है। और बात करें ये भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर, और बात करें इसके नीचे ध्रुवों पर, ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर इसका ऊंचाई घट जाता है, ध्रुवों पर इसका ऊंचाई जो है 8 से 10 किलोमीटर तक रह जाता है। ये याद रखना है, ये है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल की क्या परिभाषा, क्या खासियत है? क्षोभ मंडल का जो तापमान होता है वो हमारा जो अर्थ का तापमान होता है लगभग उतना ही होता है। यह फ़ारेनहाइट में या डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो डिग्री सेंटीग्रेड में यह जो है 0 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री तक का सेंटीग्रेड रहता है। माइनस में भी कहीं कहीं रहता है, जैसे पोलर रीजन में थोड़ी सी माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। ये टेम्परेचर है जो अनुकूल है हमारे लिए। जितने अब क्षोभ मंडल की विशेषताओं में अगर हम बात करें, कुछ कुछ पॉइंट्स में याद रखने, जैसे सबसे पहला पॉइंट, जितने भी मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, यानी अगर हम बात करें दिन में जो वेदरिंग होता है, वेदर, सीजन, क्लाइमेट में मॉनसून, ठीक है, हवाएं, एयर, ये तमाम तरह की क्रियाएं जो है, ये तमाम तरह की चीजें, और रेनिंग, वर्षा, जिसको वर्षा अगर हम बात करें, रेन, ये तमाम तरह की चीजें हमारी क्षोभ मंडल में होती हैं। यानी क्षोभ मंडल में क्या क्या होते हैं? क्षोभ मंडल में सबसे पहले क्षोभ मंडल में वेदर का सीजन, घटनाएं, इसके अलावा क्षोभ मंडल में आपके वर्षा होता है। यानी जितने भी मौसम के संबंधित जो भी घटनाएं हैं वो सारे के सारे आपके क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो ये विषुवत रेखा पर ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने का कारण यही है कि विषुवत रेखा पर, यानी जो हमारा भूमध्य रेखा है, यानी जो इक्वेटर वाला पार्ट है, वहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ता है, सूर्य की किरणें लगातार पड़ती हैं, तो गैस अधिकतर ऊंचाई तक जाती हैं, हवाएं अधिकतर ऊंचाई तक जाती हैं। ठीक है, और क्षोभ मंडल जो है हमारा ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला याद रखेंगे आप लोगों को। और क्षोभ मंडल में एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, वो है कि क्षोभ मंडल में अगर हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है घट जाता है। याद रखना है, घटता है, ये याद रखना है। यानी लगभग 165 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। यानी क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तापमान कम होगा। ये चीज़ हमें देखने को मिलता है जब हम पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों पर चढ़ते हैं, चाहे वो पहाड़ जो है क्यों ना इक्वेटोरियल रीजन में क्यों ना हो, वहाँ ठंडा बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे हिल स्टेशन पर अगर हम जाते हैं तो सामान्य जो समतल प्लेन्स है वहाँ का जो टेम्परेचर होता है उससे हिल स्टेशन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये याद रखना है। ये ऊंचाई बढ़ने के साथ, ये केवल और केवल क्षोभ मंडल में ही होता है, ये भी याद रखना है। यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान का घटना क्षोभ मंडल में ही संभव है, इसके ऊपर संभव नहीं है। तो ये वाला पार्ट है हमारा क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल में तुम्हारे काइट्स, ये कभी कभी क्वेश्चन मान लीजिए, ये तो ट्रिकी क्वेश्चन याद है, काइट जो पतंग है या हॉट एयर बलून जो है, ये काइट्स, हॉट एयर बलून्स या तुम्हारे जो है वो क्या बोलते हैं उसको, पैराशूट, ये सारी चीजों का इस्तेमाल अगर हम करना चाहें तो ये क्षोभ मंडल में ही संभव है, यानी ट्रोपोस्फेयर में ही ये चीजें संभव हैं। ये याद रखना है। अब बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में। आप लोगों को मेन चीजें समझ में आ गई। ये सारी चीजें ये क्वेश्चंस के रूप में डायरेक्ट ही पूछा जाता है। अब हम शुरू करते हैं
अब हम बात करते हैं आपका स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को कंप्लीट करते हैं, अब हम स्ट्रेटोस्फेयर की ओर चलते हैं, यानी समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर को हम लोग समताप मंडल भी कहते हैं, ठीक है, जिसकी जो ऊंचाई होती है यानी अर्थ के सरफेस से या कितना किलोमीटर की दूरी पर होता है, ये याद रखना है। अब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसको समताप मंडल बोलते हैं, समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर से शुरू होती है और 50 किलोमीटर तक जाती है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। समताप मंडल एक ऐसा मंडल है जहां टेम्परेचर वैरी नहीं करता है, टेम्परेचर सेम होता है, तापमान जो है सेम रहता है, स्थिर रहता है, तापमान में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है, माइनर कब, लेकिन एकदम सेम रहता है, ये याद रखना है। ये मील्स में दिया 11 मील्स से लेकर के जो है 31 माइल्स तक इसकी ऊंचाई है, ये मील्स में आप लोग याद नहीं रखना। समताप मंडल, समताप मंडल की खासियत, सबसे पहला, समताप मंडल में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होती है, जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं इस प्रकार की कोई घटना समताप मंडल में नहीं होती है, यानी नो वेदरिंग, यानी मौसम नहीं होता, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, सबसे पहला पॉइंट। यानी समताप मंडल में किसी तरीके का कोई मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती है, ये याद रखेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है समताप मंडल के बारे में, जो हमेशा एग्जाम में भी आता रहता है ये क्वेश्चन, कि समताप मंडल में एक लेयर होता है जिसका नाम है ओजोन लेयर, ये है ओजोन लेयर। ओजोन यानी O3, कभी कभी फॉर्मूला पूछ देता है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का क्या खासियत है? ओजोन लेयर एक फिल्टर की तरह काम करता है। जैसे आप घरों में चाय वगैरह बनाते हैं तो चाय की पत्तियां जो हैं छानने के लिए आप एक जो है फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, छन्नी का उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरीके से पृथ्वी के ऊपर ओजोन का एक ऐसा परत बना हुआ है। यह जो परत है यह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, हार्मफुल किरणों को ये क्या करती हैं, छान देती हैं और ऑब्जर्व कर करके ये हार्मफुल किरणों को पृथ्वी से दूर कर देती हैं और जो है नॉर्मल किरणों को पृथ्वी के पास आने देती हैं। यानी अगर यहाँ से अगर हम बात करें सन से, यहाँ पर यूवी रेज, एक तरीके से बात करें अल्ट्रा वायलेट रेज या इंफ्रारेड भी बात कर सकते, दोनों अल्ट्रा वायलेट रेज को ये वापस भेज देती है, आने नहीं देती है, आपका कोई काम नहीं है। और हम आपको बता दें कि इसका जो मोटाई होता है, ओजोन लेयर की जो परत होती है, जो इसका लेयर होता है, इसकी थिकनेस को मापा जाता है डॉप्सन यूनिट में, डीबी, डॉप्सन इकाई में माना जाता है, ठीक है। इससे जुड़े हुए एक दो तथ्य आप लोगों को बता दें हम, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तथ्य यह है कि अंटार्कटिका, जो पिछले वीडियो में हमने दिखाया था अंटार्कटिका कहाँ है, अंटार्कटिका पर ऐसा मतलब न्यूज में ही आता रहता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र हो गया है, होल, देयर इज ए होल ऑन अंटार्कटिका। इसकी क्या सच्चाई है? क्या वास्तव में अंटार्कटिका पर छिद्र हुआ है ओजोन का? क्या वास्तव में यूवी रेज अंटार्कटिका पर गिरती हैं? है क्या? हम आज आपको ये बताने से, देखिए ऐसे नॉर्मली पृथ्वी में कहीं भी ओजोन का कोई छिद्र नहीं हुआ है, ये याद रखिए। अब देखिए क्या हुआ है, जो इकाई है ओजोन लेयर की, जो मोटी परत है, इसकी जो इकाई है इसको डॉप्सन में मापते हैं, और डॉप्सन यूनिट में 200, याद रखिए 200 डॉप्सन यूनिट से ऊपर, और इसकी जो मोटाई है 400, 500, 800 मीटर तक जाती है, इससे ऊपर 800 डॉप्सन यूनिट तक का जो लेयर होता है यह अनुकूल माना जाता है कि ये ठीक है, थोड़ी बहुत ठीक है,
यानी कि हम ओजोन लेयर सही है, यूवी रेज को नहीं आने देगा। लेकिन जब ओजोन लेयर की परत की मोटाई 200 यूनिट पहुंच जाती है, डॉप्सन यूनिट 200 से 300, याद रखिएगा ये पॉइंट, या इससे कम होती है, 200 से अगर कम हो जाए किसी भी कारण से ओजोन लेयर, ऐसा माना जाता है ओजोन लेयर में क्षति जो है कौन कौन से गैसेस के कारण होता है वो हम आप अभी लिखवा देंगे आप लोगों को। लेकिन ये समझिए कि 200 यूनिट से कम हो जाती है तो मान लिया जाता है कि देयर इज ए होल इन अ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में एक छिद्र है। जो अंटार्कटिका में ओजोन का छिद्र जिसको हम लोग कहते हैं वो 200 डॉप्सन यूनिट यानी पतली हो गई है। इसीलिए एक चिंता का विषय है कि अगर ऐसा हो गया, अगर उसकी इकाई खत्म हो गई वहां, अगर ओजोन लेयर परत खत्म हो गया तो ये प्रॉब्लम आएगी। एक और बात याद रखिए, ये पॉइंट्स याद हुए, कौन से ओजोन लेयर के लिए खतरनाक गैसेस कौन है? हार्मफुल गैस फॉर ओजोन, फॉर ओजोन लेयर, हार्मफुल गैस फॉर ओजोन लेयर। कौन कौन है? नंबर 1 CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है। ये गैस आप जितने भी एसी, फ्रिज, ये जितने तरह की जो ठंडा करने वाली वस्तुएं जो आती हैं वहां से ये गैस निकलती है डायरेक्टली और एटमॉस्फेयर में जाती है। सबसे ज्यादा खतरा जो होता है इससे होता है। दूसरा हार्मफुल गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, याद रखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा लगाव होता है क्योंकि ये अधूरा ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है। ये CO2 बनना चाहता है और होता क्या है, ऑक्सीजन O3 है, ये भी O2 होना चाहता है। जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलता है फटाक से टूट करके CO2 और O2 बन जाता है। ये हार्मफुल गैसेस, दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट हार्मफुल गैसेस फॉर द ओजोन लेयर। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बताइए अगर ओजोन लेयर, ये ओजोन तो समझ में आप लोग, अगर ओजोन लेयर समताप मंडल में ना होकर के अगर ओजोन लेयर क्षोभ मंडल में बन जाए, अगर ओजोन लेयर यहां बन जाए, ये वाला जो लेयर है अगर यहां पर एक ओजोन का परत बन जाए तो इससे पृथ्वी पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए, पृथ्वी के तापमान में कोई अंतर नहीं होगा। ऑप्शन बी, पृथ्वी पर गर्मी बढ़ जाएगी, तापमान बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी, पृथ्वी पर ठंडक बढ़ जाएगी, पृथ्वी पर ठंडी बढ़ जाएगी और जो गर्मी है वो कम होगी। या ऑप्शन डी, पृथ्वी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान देंगे, जब ओजोन लेयर अगर अर्थ के सतह पर आ जाए यानी क्षोभ मंडल के पास आ जाए ओजोन लेयर, तो यह हम आपको बता दें कि ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करेगा। ग्रीन हाउस गैस में क्या होता है हम आपको बता दें, एक हाउस है, सिंपल सा समझिए। ग्रीन हाउस गैस में यहाँ पर बहुत सारे गैसेस होते हैं, ठीक है। ये गैसेस क्या करते हैं, ये सन है, सन से किरणें इसको आने तो देते हैं लेकिन जैसे ये जाने की कोशिश करते हैं, नॉट अलाउड, जाने नहीं देते। यानी कि जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो ग्रीन हाउस गैस उसको आने देते हैं, आ जाइए, लेकिन जाने नहीं देते। ये काम ओजोन बिल्कुल वैसा ही करेगा, आने तो देगा लेकिन जाने गैसेस को नहीं देगा। और जैसे ही गैस नहीं जाएंगे तो पृथ्वी का तापमान बढ़ा देंगे। पृथ्वी का तापमान बढ़ जाने से ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, ये तमाम तरह की घटना घटेगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मेसोस्फेयर, समताप, ये मध्यम मंडल। मेसोस्फेयर यानी मध्यम मंडल। तो हमने ओजोन लेयर ये सारी चीजें पढ़ी। इसका एक और पॉइंट छोटा सा इसमें छूट रहा है, हम आपको बता दें, ये याद रखना है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। दूसरा पॉइंट, 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल हुआ, एक समझौता हुआ था जिसका नाम पड़ा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
प्रोटोकॉल यानी अभी समय प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या हुआ था कि विश्व के लगभग 196 कंट्रीज ने मिलकर के यह शपथ लिया था, एक तरीके से यह समझौता किया था कि हम ओजोन लेयर को सेव करेंगे, बचाएंगे। ओजोन लेयर पर ये एकमात्र समझौता हुआ था, ये याद रखना। ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की क्या वजह है, किसके लिए जाना जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षति के लिए जाना जाता है। अब हम लोग शुरू करते हैं मध्यम मंडल। ये हमारा पॉइंट्स आज ये कंप्लीट हुआ। अब मध्यम मंडल की तरफ चलते हैं। एक सेकंड, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर ये क्वेश्चन एक बार एनडीए में पूछा गया है, सीडीएस में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है। अगर सितंबर में किसी परीक्षा का एग्जाम हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये एक क्वेश्चन बनता है, ओजोन के लेयर से संबंधित ये क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं मध्यम मंडल यानी मेसोस्फेयर। मध्यम मंडल, मध्यम मंडल की जो ऊंचाई होती है वह 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक होती है। यानी 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वो मध्यम मंडल होता है। और मध्यम मंडल जो है, ये याद रखिएगा, इसका टेम्परेचर, तापमान जो होता है -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। यानी बहुत ज़्यादा ठंडा, अत्यधिक ठंडा जोन मध्यम मंडल है। और मध्यम मंडल में सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलते हैं? मेटेरॉइड्स, उल्कापिंड। अधिकतर उल्कापिंड जो होती हैं, उल्कापिंड वो मध्यम मंडल में आते आते खत्म हो जाती, डिस्ट्रॉयड हो जाती है। क्योंकि मध्यम मंडल इतना ज्यादा ठंडा होता है। उल्कापिंड क्या है? उल्कापिंड जो है सूर्य के ही टुकड़े तो हैं। सूर्य से जो आने वाले, सूर्य से छोटे छोटे टुकड़े जब वो बाहर निकलती हैं तो वो प्लैनेट्स की ओर आती हैं। कुछ उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ भी आते हैं, कुछ अन्य ग्रहों की तरफ छिटक जाते हैं। और जो उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आते हैं वो पृथ्वी की तरफ लगभग 10,000 किलोमीटर की जो मोटी परत है एटमॉस्फेयर को चीरते हुए आते हैं। तो इसके कई टुकड़े होते चले जाते हैं। और जैसे ही ये मेसोस्फीयर में पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक ठंडा होता है, ये गर्म टुकड़े होते हैं, आग के गोले की तरह होते हैं। मध्यम मंडल में आते आते ये ठंडे हो जाते हैं और बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। कुछ बच जाते हैं, अगर मध्यम मंडल से बच गए तो फिर तो वो पृथ्वी पर गिरेंगे ही गिरेंगे। ऐसा ही एक उल्कापिंड गिरा था हमारे महाराष्ट्र में गिरा था और एक लेक का निर्माण हुआ जिसका नाम पड़ा लोनार लेक, जिसको क्रेटर लेक के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखना है, ये वाला पॉइंट। उसके बाद आता है तापमान मंडल। ये जो है थर्मोस्फीयर, ये हमारा है तापमान मंडल। थर्मोस्फीयर, तापमान मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर से एबव है। किलोमीटर एंड एबव। तापमान मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर और इससे ज्यादा है। ठीक है। तापमान मंडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ जो है ऊंचाई बढ़ने से तापमान जो है बदलने लगता है, चेंज होने लगता है। ठीक है। इसको दो भाग में बांटा जाता है तापमान मंडल को, एक है आयन मंडल और एक है बहिर्मंडल। तापमान मंडल को दो भागों में बांटा जाता है, एक है आयन मंडल और एक है बहिर्मंडल। ये दो भाग में हम इसको बांट दें, एक का नाम है आयन मंडल और आयन मंडल के बाद वाले भाग को बोलते हैं एक्सोस्फीयर, जिसको बहिर्मंडल भी बोलते हैं। ठीक है। और इसके बीच में एक छोटी सी पॉइंट से हम बताएं आपको, तापमान मंडल और समताप मंडल के बीच में, मध्यम मंडल के बीच में एक लाइन गुजरती है जिसका नाम है करमान लाइन। करमान लाइन क्या होता है? करमान लाइन उस लाइन को बोलते हैं जहां से स्पेस की शुरुआत होती है, अंतरिक्ष। यानी करमान लाइन वह रेखा है जहां से एक रेखा है, एक बनाया गया है जहां से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। अगर इस रेखा को पार करते हैं तो हम कहां चले जाएं?
पृथ्वी के एरिया को पार करके हम लोग आउटर स्पेस में चले जाते हैं। और जैसे ही पृथ्वी के एरिया को पास करते हैं, हम आपको बता दें कि आउटर स्पेस में जाते हैं, पृथ्वी का आउटर स्पेस जो एरिया होता है वो बिल्कुल कैसा दिखाई देता है, काला, ब्लैक। ठीक है, तो ये करमान लाइन है, याद रखना है, आउटर स्पेस पृथ्वी के सतह के बाहर। ठीक है, और करमान लाइन में एक और चीज याद रखना है कि ऐसा माना जाता है कि करमान लाइन पर जो है गुरुत्वाकर्षण, इसके बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म होने लगता है, खत्म हो जाता है और हम स्पेस में एंट्री कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं दो तरह की चीजें, एक है आयन मंडल और एक है बहिर्मंडल। आयन मंडल का क्या काम है, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो लेयर है ये है आयन मंडल। आयन मंडल का क्या काम है, आयन मंडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव। रेडियो तरंगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आज हम जितने भी तरह के सैटेलाइट, जितने भी तरह के इंटरनेट, जितने भी तरह के हम जो है जी सेट, इनसेट, ये हम टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, मोबाइल से कम्युनिकेशन करते हैं, जितने भी तरह की कम्युनिकेशन है यानी संचार, याद रखिएगा ये पॉइंट, संचार जो है वो कहां संभव है, तापमान मंडल के आयन मंडल में संचार है। और आयन मंडल की ऊंचाई कितनी है, 80 किलोमीटर से शुरू होती है और 640 किलोमीटर तक जाती है। 640 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो हमारा आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। और ये चीज याद रखना है आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग ये देखें, जो एक्सोस्फेयर है, जो बहिर्मंडल है, ये वाला पार्ट, इसके बाहर वाले पार्ट को एक्सोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, एक्सोस्फेयर में दो चीजें हम लोग को याद रखना है, जो कमी हमेशा ये कभी कभी आता है क्वेश्चन में, एग्जाम में आता है। क्या है कि पृथ्वी के दो भाग हैं, एक है नॉर्थ वाला पार्ट और एक है साउथ वाला पार्ट। नॉर्थ वाले पार्ट को ऑरोरा बोरियलिसिस बोलते हैं, दोनों को ऑरोरा ही बोलते हैं। एक का नाम है ऑरोरा बोरियालिस और नीचे वाले भाग को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, इधर साफ साफ लिख देते हैं, अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो यहां लिख देते हैं। ये वाला नॉर्थ वाले पार्ट को बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस और साउथ वाले पार्ट को बोलते हैं, ये नॉर्थ, कौन सा भाग, ये वाला बहिर्मंडल, और साउथ वाले भाग को बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस। ठीक है, ये वाला पार्ट ये साउथ है, ये ऑरोरालिस और बोरियालिस, ये दोनों पार्ट ऑरोरा कहा जाता है। एक ऊपर नॉर्थ वाले पार्ट को बोरियालिस और साउथ वाले पार्ट को ऑस्ट्रेलियालिस कहा जाता है। ठीक है, अब ये बहिर्मंडल समझ में आया आप लोगों को। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक आज और डिस्कस करेंगे, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, पृथ्वी के सतह पर किस प्रकार का प्रेशर लगाता है, वो हम आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी के साथ। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर क्या होता है, तापमान क्या होता है। आ जाइए, अगर हम बात करें, आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब। अब प्रेशर क्या है समझेंगे ध्यान से। प्रेशर क्या होता है कि ऑल एरिया में जो फोर्स काम करता है, जो सारे चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आप एक पोट में एक बर्तन में अगर आप जल लेते हैं वाटर, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उस पोट के चारों तरफ इक्वली फोर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है।
इसको हम प्रेशर बोलते हैं। अगर हम कहीं भी वाटर में कहीं भी छिद्र करें तो पानी उसी अमाउंट में जाएगा। जैसे एक छोटा सा अगर हम आपको एक एग्जांपल बताएं, जैसे मान लीजिए कि ये एक वाटर बोतल है, इसमें पानी है और तो पानी ये चारों तरफ इक्वली फोर्स एग्जर्ट करेगा, इसको प्रेशर बोलते हैं। और एक और दूसरा पॉइंट प्रेशर में याद रखिएगा, प्रेशर में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा जो वाटर का प्रेशर होगा कम होगा। याद रखिएगा नंबर 1 पॉइंट प्रेशर का नियम, हाइट जिसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, बढ़ेगा प्रेशर कम होगा। इसीलिए देखिएगा अगर आपके मान लीजिए आपका घर है 3rd या 4th फ्लोर पर है, तो वहाँ अगर आपके पास टेप या नल है, या वहाँ पर अगर आप ये रखे हैं झरना रखे हैं, शावर लेते हैं, तो वहाँ जो वाटर का जो प्रेशर होगा उस रफ्तार में वाटर नहीं आएगा, उस प्रेशर में वाटर नहीं आएगा। जिस प्रेशर में नीचे जैसे जाएंगे यानी हाइट कम होगा, डेप्थ में, सेकंड पॉइंट डेप्थ बढ़ेगा यानी गहराई बढ़ेगी, गहराई बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ये याद रखना है। इसीलिए अगर हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो अगर हम समुद्र के जितने भी अंदर जाएंगे, पानी में जितनी ही गहराई में जाएंगे, प्रेशर उतना ही ज़्यादा हमारे ऊपर हावी होगा। जितना ऊंचाई पर रहेंगे प्रेशर उतना ही कम लगेगा। अब इसका क्या है ये चीज़ें देखेंगे थोड़ा सा। अगर हम अब इसको टेम्परेचर से जोड़ करके देखते हैं, तापमान के साथ टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान क्या है? कैपेसिटी ऑफ हीट एब्जॉर्बिंग। जब कोई वस्तु ऊष्मा को जितनी मात्रा में एब्जॉर्ब करता है, अपने पास रखता है, वो उसका तापमान बताता है। कोई वस्तु ज़्यादा गर्म हो रहा है, ज़्यादा गर्म है तो उसका तापमान अधिक होगा, यानी वो उतनी मात्रा में ऊष्मा को अपने पास एब्जॉर्ब करके रख रहा है। और कोई ऊष्मा को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो तापमान क्या होगा? कम होगा। ठीक है। अब तापमान और प्रेशर में क्या अंतर है याद रखिएगा। तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ेगा डायरेक्ट। तापमान घटेगा, प्रेशर क्या होगा? घटेगा। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यह सिस्टम काम नहीं करता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यह नियम काम नहीं करता है। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या नियम काम करता है यहां देखेंगे ध्यान से। ये एटमॉस्फेयर में नियम काम नहीं करता है। एटमॉस्फेयर में क्या नियम काम करता है कि एटमॉस्फेयर में याद रखिएगा, जब प्रेशर बढ़ाएंगे किसी ऑब्जेक्ट का, प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, तापमान गेन करने, ऊष्मा को गेन करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी टेम्परेचर गेन करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर गेन करने की, जैसे एग्जांपल की बात करें, आपको छोटा सा एक बात बताएं। अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाके में जाते हैं, पहाड़ी इलाके में जब आप जाएंगे जहाँ पर प्रेशर कम होता है, लो प्रेशर होता है, और जहाँ लो प्रेशर होगा वहाँ पर कम तापमान में ही जो वस्तुएं होती हैं उबलने लगती हैं। जैसे वाटर वगैरह है, वाटर कम तापमान में उबलने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम होगा तो वो ऊष्मा हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होगी। वहीं अगर हम जैसे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, जो पानी सामान्यतः 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलने लगता है, प्रेशर कुकर में उस पानी को अगर हम रखें तो वह पानी कितना 180 डिग्री 200 डिग्री सेंटीग्रेड में जाकर के खौलना शुरू होता है। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट्स आप लोगों को समझना है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है। अब यहां ध्यान से देखें, ये हम थोड़ा सा एक पॉइंट समझें। अब क्या होता है एटमॉस्फेयर में? एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, यानी जब हवा गर्म होगा, हॉट एयर, हवा गर्म जहां होगा वहां जो प्रेशर बनेगा वो लो प्रेशर। प्रेशर कैसा बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। हवा गर्म होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो हवा जब ऊपर जा रहा है तो प्रेशर कैसा होगा?
लो प्रेशर, याद रखना। फर्स्ट, सेकंड, तापमान, टेम्परेचर, टेम्परेचर जब डिक्रीज करेगा, तापमान कम होगा, तो उसको बोलेंगे हाई प्रेशर। क्या बोलेंगे? प्रेशर हाई होगा। ठीक यही काम, यह थ्योरी आप अप्लाई कर दीजिए अर्थ पे। जैसे ही अर्थ पे ये काम अप्लाई करते हैं, आप बातें क्या है ध्यान से देखिए। अब अर्थ का ये वाला जो पार्ट है, अगर हम बात करें, ये वाला पार्ट जो है आपका इक्वेटर वाला पार्ट है, इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इक्वेटर वाला पार्ट। इक्वेटर वाले पार्ट में बहुत ज्यादा गर्मी, अत्यधिक मात्रा में हीट, तो जितना ज्यादा गर्मी होगा, प्रेशर क्या होगा? यहां कौन सा प्रेशर होगा? लो प्रेशर। यहां जो प्रेशर बनेगा वो लो प्रेशर। गर्मी ज्यादा, हॉट एयर, प्रेशर लो। ठीक इसके ऊपर जाएंगे सब ट्रॉपिकल जोन में, और उसी तरह नीचे जाएंगे सब ट्रॉपिकल जोन में, तो इसकी अपेक्षा याद रखिए, यहां भी गर्मी रहेगी, यहां भी हवा गर्म होंगे, लेकिन इसकी अपेक्षा यहां की हवाएं ठंडी होंगी। तो ठंडी होने की वजह से यहां के हवाओं के कारण इस एरिया में कौन सा प्रेशर काम करेगा? हाई प्रेशर। ठीक है, ये याद रखना, इस एरिया में हाई प्रेशर काम करेगा और इस एरिया में आपका लो प्रेशर काम करेगा। अब होता क्या है कि जहां लो प्रेशर होगा, हवाएं गर्म होंगी, ऊपर की तरफ उठना शुरू करेंगे, ठीक है, तो यहां जो हाई प्रेशर है, यहां से ठंडी हवाएं इनका स्थान लेना शुरू करेंगी, जो ऐसे मूव कर रही हैं। ये आप देख रहे हैं इमेज में, ये मूव करना शुरू कर रही हैं, ये हवाएं मूव कर रही हैं। ये ऐसे क्यों मूव कर रही हैं, ये हम बताएंगे आप लोगों को जब हम लोग कोरियोलिसिस फोर्स करेंगे, अगले क्लास में बताएंगे एक कोरियोलिसिस फोर्स काम करता है इसके पीछे। आज हम प्रेशर बेल्ट के बारे में केवल जानना चाहते हैं, ठीक है, ये आप याद मत रखिए, आज प्रेशर बेल्ट जानिए। अब क्या है कि ठीक उसी तरीके से इधर हाई प्रेशर बन रहा है और यहां से हवाएं नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगी, ठीक है, स्थान लेंगी जहां से हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही। ये हवाएं जो ऊपर उठ रही हैं ठंडा होंगी, हमने बताया था 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाएगा, ये ठंडा होने लगेंगी, वापस ये रिफ्लेक्ट करेंगे और यह एक सर्कल, ये इनके बीच एक सर्कल काम करेगा, सब ट्रॉपिकल जोन से लेकर के और ये सब ट्रॉपिकल जोन, इनके बीच एक सर्कल काम करता है और हवाएं इनके बीच में मूव करती हैं, ठीक है, इनको ट्रॉपिकल विंड भी बोलते हैं। ये लगातार ऐसे फ्लो करता है। अब इसके ऊपर आते हैं, अब आते हैं सब पोलर जोन, ठीक है, और पोलर जोन में 2 पॉइंट, सब पोलर जोन और पोलर जोन। पोलर जोन में चूंकि अत्यधिक ठंडा होता है, बहुत ज्यादा ठंडा, तापमान बहुत कम होता है, 0 डिग्री, -60 और -50 डिग्री टेम्परेचर में चला जाता है। तापमान जितना कम होगा, जितना तापमान कम होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा, प्रेशर उतना ही ज्यादा बनेगा। यानी इन एरिया में हाई प्रेशर होगा, हमेशा प्रेशर क्या होगा? हाई होगा, हमेशा प्रेशर हाई होगा। तो जो पोलर रीजन है वहां प्रेशर हाई होता है, ये याद रखना है, ठीक है। सेकेंड, चूंकि यहां ठंडा है, यहां प्रेशर हाई है, तो इससे ये वाला जो रीजन है कम ठंडा होगा, याद रखना है। सबसे ज्यादा ठंडा यहां होगा, उससे कम यहां होगा, तो ये एक तरीके से इसके लिए तो हाई प्रेशर है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर ज्यादा है, यानी इससे कम ठंडा है ये वाला पार्ट, तो यहां पर प्रेशर इसके अकॉर्डिंग प्रेशर कम होगा। पोलर रीजन के अकॉर्डिंग सब पोलर रीजन में क्या होगा? प्रेशर लो होगा, याद रखना है, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सब पोलर रीजन में प्रेशर कम होगा, तो कम होने की वजह से यहां जो गैसेस ऊपर की तरफ उठेंगी, तो हाई प्रेशर वाले गैसेस जिसका स्थान लेंगी। इस तरीके से हवाएं जो हैं, यानी एटमॉस्फेयर में जो एयर है, विंड के रूप में जो मूव करता है, ब्लोइंग ऑफ एयर, ब्लोइंग ऑफ एयर जिसको हम विंड कहते हैं,
विंड कहते हैं वो कैसे ब्लो करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, याद रखना। ब्लोइंग ऑफ एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। अब एक छोटा सा एक और पॉइंट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। एक होता है ITCZ, वो क्या है हम लोग एक बार देख लेते हैं। ITCZ क्या है भाई, ये आप लोग याद कर लीजिए, ये लिख लीजिए आप लोग, प्रेशर क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ITCZ। ITCZ इसको बोलते हैं इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये क्या होता है इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन में? यहां पर कुछ नहीं समझना, केवल इतना जानना है, यहां गर्म होंगी हवाएं, इस रीजन में गर्म होंगी तो ये हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी। ठीक है, ऊपर की तरफ उठेंगी, ठंडा होंगी, क्योंकि यहाँ से हवाएं आ रही है तो नीचे नहीं जाएंगे, ये डाइवर्ट होगी। डाइवर्ट होगी तो कहाँ पहुँचेगी? सब ट्रॉपिकल रीजन में। सब ट्रॉपिकल रीजन में ये ठंडा होकर पहुँचेंगी तो वापस ये कहाँ आ जाएंगी? ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, अब चूंकि क्या होता है कि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में हवाएं गर्म होती हैं, अपने साथ बादलों के कण लेकर के, अपने साथ वाटर वेपर अत्यधिक मात्रा में लेकर के चलती हैं, और इतनी ज्यादा अमाउंट में इस एरिया में जो है हवाओं का एक मतलब कि डेंसिटी इतना ज्यादा बढ़ जाता है, हवाओं का घनत्व तो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ पर बादल क्लाउड का निर्माण होता है, जिसको निम्बस क्लाउड बोलते हैं। और इस तरीके घने बादल, काले घनघोर बादल का निर्माण होता है, और ये बादल इतने भारी हो जाते हैं कि ये इधर की तरफ उतना शिफ्ट नहीं कर पाते हैं, और इस एरिया में ही वर्षा करने लगते हैं, रेन होने लगता है। तो वर्षा इस एरिया में लगातार डेली होता है, इसीलिए इस एरिया को डोल्ड्रम एरिया के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। डोल्ड्रम एरिया में लगातार वर्षा डेली वहाँ टाइम फिक्स है, डेली 2 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक 2 घंटा वर्षा डेली होना ही है। इसीलिए जो घने जंगल पाए जाते हैं वो इस एरिया में ही पाए जाते हैं, जैसे अमेजन का जंगल। ठीक है, दुनिया का 20% ऑक्सीजन वहीं से आता है, वो इसी रीजन में पाया जाता है। ठीक है, ये ITCZ शिफ्ट करते रहता है। शिफ्ट कैसे करता है? क्योंकि सन का जो रेज है यहाँ डायरेक्टली पड़ता है। अब सन का रेज डायरेक्टली हम तो बताए हैं आप लोगों को ट्रॉपिकल जोन से मूव करता है। सन का रेज जो है डायरेक्टली अगर हम बात करें तो सन का रेज जो है इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर से इक्वेटर, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये ऐसे मूव करता रहता है। तो जब सन का रेज यहाँ डायरेक्ट होगा तो ITCZ यहाँ बनेगा। जब सन का रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पहुंचेगा तो ITCZ कैंसर पर बनेगा। तो ये ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट हो जाएगा, ये बेल्ट भी शिफ्ट हो जाता है। ये याद रखना है थोड़ा सा पॉइंट। तो आज हम लोगों ने मेजर प्रेशर बेल्ट्स और विंड सिस्टम के बारे में भी पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग विंड के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन तरीके के विंड्स होते हैं, कैसे फ्लो करते हैं, ट्रेडिशनल विंड क्या होती हैं, नॉन ट्रेडिशनल विंड क्या होते हैं, फिर एक होता है स्थानीय पवनें, वो क्या होती हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम क्या है, उसका उद्भव कैसे होता है। ये तमाम तरह की चीज़ें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज परीक्षा जंक्शन के माध्यम से आप लोगों के बीच हमने एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिटेल अध्ययन किया। वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल कहाँ से आता है और कहाँ है, पृथ्वी के कितने किलोमीटर के एरिया में है, और इसमें कौन कौन से मंडल आते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, ये तमाम तरह की चीज़ें आज हम लोगों ने अध्ययन किया। प्रेशर बेल्ट को भी देख लिया हमने। अगले क्लास में हम लोग विंड सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।